कि क्या सीओपीडी बच्चों को अफेक्ट कर सकता है? सीओपीडी बच्चों में अफेक्ट कर सकता है, पॉसिबल होता है जब बच्चे खुद स्मोकिंग को एक्सपोजर हो जाए। तो कॉमनली बच्चे जो होते हैं पैसिव स्मोकिंग को एक्सपोजर होते हैं, या फिर बच्चे खुद के आजकल लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइजेशन होने की वजह से स्मोकिंग को एक्सपोजर होते हैं अलॉन्ग विद सिबलिंग्स। कहीं स्कूल में, कहीं स्कूलमेट्स के साथ में, कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां बच्चे को पता ना चलते हुए और वो स्मोकिंग के एक्सपोजर में जा रहा है और खुद होके स्मोक करना शुरू कर देते हैं, तब बच्चों में सीओपीडी होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा और भी चीज होती है, जैसे कि कोई डिफिशियंसी डिसऑर्डर लाइक एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स, हम्म। जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होती है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कोई कंडीशन बच्चों में हुई। तो ये कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बच्चों में अक्सर क्रोनिक में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लंग्स को डैमेज करती हैं। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन करता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कंटिन्यूसली इलास्टिक फाइबर्स को तोड़ता है, और तो इसकी वजह से एयर सैक्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि इनमें यूजुअली सीओपीडी डेवलप हो सकता है। या कोई बच्चे जो बचपन से ही ब्रोंकियल अस्थमा को बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, आफ्टर द एडल्टहुड वंस दे रीच, तब जाके उनको सीओपीडी डेवलप हो सकता है। तो कॉमन रीजन इज फॉर देम इज पैसिव स्मोकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, nearby neighbors where they are exposed, or the environmental exposure, so that can lead to COPD in them, but is common in adults. जी। और बहुत ही चिंता का विषय है ये, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग मतलब बच्चे खुद स्मोक करते भी नहीं है, लेकिन उनके परिवार में, घर में अगर कोई इस प्रकार से स्मोकिंग करता है तो जिस धुएं से वो इफेक्ट होते हैं वो एक्चुअली पैसिव स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग के से ज्यादा नुकसान करता है, ये आपने बताया जैसे। तो सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या सीओपीडी में कोई लंग डैमेज होती है? हाँ जी, सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। इसको हम लोग जैसे बोलते हैं कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव बोल रहे हैं, मतलब लंग्स में कहीं ना कहीं कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होते रहता है। इन्फ्लेमेशन मतलब कहीं ना कुछ अंदर हल्की सी जख्म होती है, जिसको हिंदी भाषा में बोले तो, और वो कंटिन्यूसली म्यूकस प्रोडक्शन करता है, या फिर अंदर एयर सैक्स को डैमेज करता है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। तो सीओपीडी के खुद दो कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं और दूसरा एम्फाइसीमा बोलते हैं। तो कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होने की वजह से जी। ब्रोंकियल जो ब्रोंकाइटिस होता है उसमें कंटिन्यूस ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स को इन्फ्लेमेशन होता है, और वहाँ पे एक्सेसिव कफ प्रोडक्शन होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और हमेशा होते रहता है। और एम्फाइसेमा एक कंडीशन होता है जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स के एंड पे जो एल्वियुलर सैक्स होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, उनमें इंटर एल्वियुलर मेम्ब्रेन को डैमेज होना या अल्वियोलाइज को डैमेज होना, जिसकी वजह से एयर पॉकेट्स की साइज बढ़ती है और कंटिन्यूसली लंग्स को डैमेज होते रहता है। तो सीओपीडी लंग्स की बीमारी है और लंग्स को डैमेज होता ही है अगर सीओपीडी डायग्नोज पेशेंट है तो। तो सर, ये लंग डैमेज क्या रिवर्सिबल है? क्या इसे बचाया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है दोबारा? ये लंग डैमेज रिवर्सिबल तो नहीं है, पर लेकिन इसको बचाया जा सकता है। लंग डैमेज रिवर्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ये कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाइपर इरिटेंट ब्रोंकियल वैसा ब्रोंकियल म्यूकस एरिया हो जाता है, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स हो जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस म्यूकस प्रोडक्शन होता रहता है, क्योंकि हमारे जो मास सेल्स और इओसिनोफिल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एक्टिव स्टेट में रहते हैं। इनमें इनमें क्या होता है कि कंटिन्यूस म्यूकस प्रोडक्शन होने की वजह से ये छोटी छोटी ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स को बंद भी करते हैं, और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जो छोटी ट्यूब्यूल्स होती है वो बंद होने की वजह से वो लंग्स को बार बार इन्फेक्शन करते हैं। तो ये इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, म्यूकस प्रोडक्शन एक साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है, ओहो। जिसकी वजह से लंग्स को कंटिन्यूसली डैमेज करते रहते हैं। हम्म। साइमल्टेनियसली जो एम्फाइसेमा होता है, जैसे ही स्मोकिंग कंटिन्यूस है तो एल्वियुलर सैक्स जो है यूजुअली डैमेज होना शुरू होते हैं। जब डैमेज होना शुरू होते हैं तो कंटिन्यूस में एयर ट्रैपिंग एक मैकेनिज्म होता है जो उनमें हो जाता है। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो लंग्स एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें इलास्टिक फाइबर्स की वजह से होते हैं। तो जब सीओपीडी किसी पेशेंट को, या हम लोग जिसको हम लोग डायग्नोज करके एम्फाइसेमा लिखते हैं, तो उसके पीछे रीजन होता है कि उसमें
एयर सैक्स जो है वो डायलेट होके या कुछ एयर सैक्स जो है डैमेज हो चुके हैं। जो हमारा ऑक्सीजन लेने जब हम लेते हैं तो अल्विलाई एक मेम्ब्रेन बताता है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाता है कैपिलरीज के थ्रू, और अंदर पैसिवली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। इसके लिए हेल्प होती है इलास्टिक फाइबर्स की, जो हमारे लंग्स में रहते हैं, जो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्वियोलाई और इलास्टिक फाइबर्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और उसमें एक्सपांशन, इनहेलेशन तो अच्छा हो जाता है, लेकिन एक्सपांशन जो वापस पेशेंट को एक्सपीरेट करना होता है, तब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रैपिंग होना शुरू होता है। तो ये एयर ट्रैपिंग मैकेनिज्म की वजह से ये यूजुअली लॉन्ग टर्म डैमेज करता है लंग्स को। रिवर्सिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है अंदर, इसलिए रिवर्सिबल नहीं जी। है। जी, लेकिन हाँ डैमेज हो ही चुका है, उसके बाद उसको वापस करना तो मुश्किल है, और काफी दिन लंबे उसके yes, बाद ही इसका असर आपको दिखता है। ठीक है। yes, लेकिन उसको ट्रीटमेंट थोड़ा मतलब प्रिवेंट या फिर जो बोलो आप उसको रोका जा सकता है क्या। जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ दवाइयां निकली हैं जो डिजीज के एग्जाबरेशन को रोक सकती है, या फिर जब आप पेशेंट खुद होके स्मोकिंग क्विट कर देता है जल्दी, और एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स को जहाँ है वो अगर वो क्विट कर लेता है, तो ऐसा देखा गया है कि इनमें यूजुअली डिजीज कुछ हद तक रुकता है। लेकिन कैसा है कि सीओपीडी जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एम्फाइसेमा होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लेट स्टेज हो जाती है, तो इन लोगों में एक इरिवर्सिबल लंग डैमेज बन जाता है। तो इरिवर्सिबल स्टेज में हमें सिर्फ उसका ट्रीटमेंट ही करना होता है, प्रिवेंशन जैसी स्टेज क्रॉस हो चुकी होती है।